गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDMS शिक्षा संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम मानव भूगोल की बात कर रहे थे, उसकी परिभाषा, उनका अर्थ, उनके क्षेत्रों का अध्ययन किया। अब हम मानव भूगोल के मानव के जो कालक्रम है, कालक्रमों की बात चल रही थी। प्राचीन काल हो गया था। प्राचीन काल में हमने पढ़ा कि मानव अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कोई कार्य करता है और वो पुरानी या प्राचीन परंपराओं के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। उनमें एक सूझबूझता की विकास की कमी होती है। वो अपने तरक्की को एक सीमित दायरे में रखकर करने की कोशिश करता है, प्रकृति का दास होता है। मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करता है, प्राकृतिक प्रकोपों से भयभीत रहता है, उन्हें आंधी, तूफान, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से ग्रसित रहता है। प्रकृति के विरुद्ध कार्य न करने की कोशिश करता है। वह अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। इति प्राचीन काल में सभी देवी देवताओं की पूजा करके वो अपने इष्ट देवों को बना करके जो भी कार्य प्रारंभ करता है वो करता है। फिर बात आती है मध्यकाल की। मध्यकाल की स्थिति में मानव ने अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ कुशलता और अन्वेषण तकनीकी ज्ञान प्राप्त की। कुशलता प्राप्त करके तकनीकी ज्ञान, अन्वेषणों पर जोर दिया। उन्होंने कुछ अपने मन में करने की ठानी और तकनीकी सुविधाएं विकसित की। उनके साथ साथ व्यापार, उपनिवेशवाद की स्थिति आदि क्षेत्रों में अपने आप को दक्ष किया। एक प्रकृति के ऊपर कुछ न कुछ छाप छोड़ने की कोशिश की, जिसमें मनुष्य एक मूलभूत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुशल कार्य किए, व्यापारिक स्थिति को अपनाया, उपनिवेशवाद को अपनाया और साथ ही साथ उन्होंने एक प्राकृतिक स्थिति में अपने मनुष्य की छाप छोड़ने की कोशिश की। अलग अलग रहस्य खुलने लगे। इन्हीं के साथ साथ स्थिति आती है कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल का रूप धीरे धीरे सुधरने लगा और अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में मनुष्य कुछ गति प्रदान की और अपने आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ कुछ भावी पीढ़ी के लिए भी वो कुछ न कुछ कार्य करने लगा। इसके बाद अब धीरे धीरे स्थिति आती है आधुनिकीकरण की, कि आधुनिकीकरण के समय मनुष्य क्या कार्य करता था, क्या स्थिति है। यानी जो मानव का जो विकास है, वो विकास की स्थिति 18वीं सदी से वर्तमान यानी आधुनिकीकरण तक देखी गई है। इसके जो आधुनिक भूगोल के जो जनक थे, रेडजेल, इन्होंने कहा था कि मनुष्य कुछ न कुछ ऐसा कार्य करता है कि अपनी तकनीकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से एक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको अपने सीमित दायरे में रखकर उन पर सफलता हासिल करने की कोशिश करता है। जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का सूझबूझता के साथ उपयोग करते हुए वह अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। तो आधुनिक जो भूगोलवेत्ता थे, रेडजेल, हम्बोल्ट, रिटर, विडाल, डी ला ब्लास, ये सभी आधुनिक भूगोलवेत्ता थे। आधुनिक भूगोल में कहा गया है कि प्रकृति हमें एक दास रखने की कोशिश नहीं करती है। प्रकृति हमें संसाधन उपलब्ध कराती है और हमें अपनी दक्षता के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार
अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर उन संसाधनों को किस तरीके से उपयोग किया जाए, किस तरीके से लोगों को रोजगार मिले, किस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार उत्पन्न हो, ये सभी कार्य आधुनिक स्थिति में मनुष्य करने की कोशिश करता है। और आधुनिक भूगोल के साथ साथ मनुष्य अपनी आवश्यक स्थिति को एक सुचारू रूप से अपनी गति प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी स्थिति अपनाता है जिनमें कि मानव अपनी ऐसी स्थिति को ध्यान में रखे कि आगे पीढ़ी को कोई नुकसान न हो पाए। इन्हीं के साथ हमने जो आधुनिक भूगोल की स्थिति को अपनाया था उनमें 21वीं शताब्दी में एक नियतवादी निश्चितवादी विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। निश्चयवादी, समवायवादी, इन दोनों विचारधाराओं को छोड़कर एक नव निश्चयवादी विचारधारा अपनाता है कि हमें जो प्राकृतिक रूप से संसाधन प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग करें, आधुनिक स्थिति को आगे बढ़ाएं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, चिकित्सक क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, अपने परिवहन के साधनों के क्षेत्रों में, आवास के क्षेत्रों में मनुष्य ने काफी उन्नति की, जिससे लोगों में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया गया। उन संसाधनों से आय प्राप्त हुई और आय के साथ मनुष्य एक आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी है कि मनुष्य प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अनादुंद रूप से उपयोग करता है। ऐसी स्थिति में हम न ध्यान रखकर एक सीमित मात्रा में आने वाली पीढ़ी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने विकास को आगे बढ़ाएं। और आधुनिक भूगोल के साथ साथ मनुष्य ने 1930 के दशक में कुछ उपशाखाओं को आगे बढ़ाया, जिनमें राजनीतिक स्थिति, या राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, तीसरा है चिकित्सक भूगोल, कृषक भूगोल, कृषि भूगोल। इन सभी शाखाओं को मानव ने एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाया कि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 1970 का दशक था, उसके समय कुछ विचारधाराएं उत्पन्न हुई। मात्रात्मक क्रांति की स्थिति ये हुई कि मानव कल्याण के लिए सभी को समानता की स्थिति पनपे, जिनमें चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी लोगों को एक समान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ आवास की स्थिति भी सभी को उपलब्ध कराई जाए। असमानता की स्थिति नहीं हो, कोई अमीर कोई गरीब की स्थिति उत्पन्न न हो। आमूल्यवादी विचारधारा ये है कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, निर्धनता के समान अवसर में व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। यानी निर्धनता के साथ मनुष्य ने के साथ सभी को समान अवसर प्राप्त हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बंधु मजदूर हो, कोई भी हो, उनमें समानता की स्थिति उत्पन्न हो। और एक सिद्धांत अपनाया था मार्क्सवादी सिद्धांत में कहा था कि मनुष्य
मार्क्सवादी विचारधारा में क्या कहा था कि निर्धनता के कारण लोगों में असमानता हो रही है, इसे दूर किया जाए। ये थी आमूलवादी स्थिति। अब है व्यवहारवादी। जो व्यवहारवादी स्थिति है, व्यवहारवादी स्थिति ये है कि मनुष्य आर्थिक क्रिया करते समय एक स्वार्थ की स्थिति ने अपनाए। कि मनुष्य अपनी जो गति को बढ़ाने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर ऐसा अधिकार न जमाए कि वो एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सके, कि आर्थिक जो भी क्रिया करे मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण न करे, उनमें एक पर्यावरणीय भावनाएं उत्पन्न हो, पर्यावरणीय भावना उत्पन्न हो, ताकि उनका व्यवहार बदले और वो प्रकृति के नियमों को लांघे नहीं, नियमों को ध्यान में रखें कि हमारे को अगर इस कार्य के विरुद्ध जाएंगे तो क्या कार्य करना है। तो 1970 के दशक में क्रांति हुई थी, मात्रात्मक क्रांति, आमूलवादी क्रांति और व्यवहारवादी क्रांति, 3 क्रांति। 1970 के दशक में राजनीतिक, चिकित्सक और सामाजिक स्थिति को अपनाया गया था। ये थी स्थितियां। ड्रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी थी। और एक स्थिति बनती है कि मानव अपनी जो स्थिति है उनको मानव भूगोल के त्रिसंतुलन, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन, पहला है जैविक, दूसरा अजैविक और तीसरा है सांस्कृतिक। ये है मानव भूगोल की त्रिसंतुलन। पूछा जाए मानव भूगोल के त्रिसंतुलन कौन से? जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। जो प्राचीन समय में कुछ सभ्यताएं उत्पन्न हुई, कि प्राचीन समय में सभ्यता के जो केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है कि प्राचीन समय में सभ्यताओं के केंद्र, इनमें भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम, ये प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र माने गए हैं।